नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो रोज की तरह पहले आपको बताऊं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। बीबीसी हिंडनबर्ग के बाद पीएम मोदी के खिलाफ नया एजेंडा आया है। आज उस एजेंडे का चैप्टर, राम मंदिर पर फैसला देने वाले जज को गवर्नर क्यों बनाया, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओम वर्सेस अल्लाह 2024 में मोदी को हराने के लिए नया टूल किट है क्या? मदनी ने ऐसा क्या कहा कि जैन मुनि मंच छोड़कर चले गए? पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी का चौथा गियर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने इकोनॉमी का कैसे चौथा गियर लगाया है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के वो विमान जो अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना देंगे, उसके बारे में बात होगी। साथ ही आपको बताऊंगा कि जब दुनिया डूब रही है, भारत की 36 लाख करोड़ की लॉटरी कैसे लग गई। 30 साल पहले लगी लॉटरी अब मोदी ने ढूंढ कर निकाली है, उस लॉटरी के बारे में आपको बताऊंगा। और आखिर में वैलेंटाइन डे के पहले किराए पर बॉयफ्रेंड कहां मिल रहे हैं। शनिवार रविवार को पति पत्नी और उसके बाद टाटा बाय बाय, ये कहां हो रहा है वीकेंड वाली शादी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। संसद में पीएम मोदी और गौतम अडानी पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। उन्हें 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बागेश्वर धाम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आज से महायज्ञ की शुरुआत की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस महायज्ञ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मंगल कामना की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी आज बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। हालांकि हिंदू राष्ट्र पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रही। लोगों के भारी विरोध के बीच डीडीए का बुलडोजर एक्शन में दिखा। उधर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी से मुलाकात कर तुरंत महरौली में जारी डेमोलिशन रोकने की मांग की। महरौली में अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी, उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया को सही ठहरा दिया और इस याचिका में राज्य में विधानसभा सीटों में बदलाव को चुनौती दी गई थी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में डंपर का ड्राइवर सामने आई कार को रौंदने की कोशिश कर रहा है। वो करीब 3 किलोमीटर तक कार को घसीट कर ले गया। आरोप है कि डंपर का ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया उसे। अमेरिका ने चीन के एक और जासूसी गुब्बारे को मार गिराने का दावा किया है। यह 8 दिन के अंदर चीन का चौथा जासूसी गुब्बारा है जिसे ढेर किया गया। राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश के बाद कनाडा की सीमा के पास उड़ रहे इस गुब्बारे पर कार्रवाई की गई, जिस वक्त वो करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। पेंटागन के मुताबिक विमानों की उड़ान पर खतरे को देखते हुए इस गुब्बारे को मार गिराने का फैसला किया गया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला का पहला चैप्टर, जिसमें बात होगी बीबीसी और हिंडनबर्ग के बाद पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आए नए एजेंडे की। आज आपको बताऊंगा कि ये ओम वर्सेस अल्लाह वाला टूल किट कहां से आ रहा है, राम मंदिर पर फैसला देने वाले जज को गवर्नर बनाने की पूरी सच्चाई क्या है और 2024 के लिए कैसे खतरनाक माहौल बनना शुरू हो गया है। हम 2023 में खड़े हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी आगाह किया है ना कि जितना अहम यह साल भारत की तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है, क्योंकि 2024 की दौड़ शुरू हो चुकी है। और उतना ही महत्वपूर्ण उन भारत विरोधी ताकतों के लिए भी यह साल है जिन्हें हर कीमत पर भारत की गति को रोकना है और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना है। और कैसे ये सारे तत्व एक्टिव हो रखे हैं, इसे समझना हो तो बस थोड़ा सा गौर कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। और आज जो नया नैरेटिव सेट हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप गौर कीजिए,
थोड़ा सा अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा ये कैसे ये लोग काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है। 2024 के लिए एजेंडा देखिए, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, अचानक से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, और किस पर आती है डॉक्यूमेंट्री? गुजरात दंगों पर, जिस पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसआईटी की जांच कराई, नरेंद्र मोदी से पूछताछ हुई, मामला सेटल हो चुका। अचानक 2023 में बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आता है और विपक्ष की कई पार्टियां माहौल बनाती हैं कि बॉस ये तो देश को देखना ही चाहिए। जैसे इसमें पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी कोई हिडन कैमरे से कुछ निकाल कर ले आए हो, जो कुछ नया आ गया। 2 कौड़ी की डॉक्यूमेंट्री, अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साइड करके पार्टियां कह रही हैं डॉक्यूमेंट्री देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो। यह अचानक नहीं हो रहा। उसके बाद आ गई अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है, ये पूरी दुनिया में इतने बिजनेसमैन हैं, सबको छोड़कर अचानक से गौतम अडानी और उनकी कंपनी को टारगेट करती है। पूरी दुनिया में इसको और कोई नहीं मिला, सिर्फ अडानी मिले। और यह मुद्दा विपक्ष उठाता है। पूरा बजट सत्र जो है मोदी अडानी दोस्त हैं, मोदी अडानी भाई भाई वगैरह वगैरह के नारे में जाता है। एलआईसी डूब गई, एसबीआई डूब गया, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं। पाठशाला देखने वालों को फैक्ट पता चला, जो लोग नहीं देखते उनको नहीं पता चला, लेकिन यह माहौल बन गया। इसके बाद आप देखिए, अचानक रामचरितमानस जो है उसकी कॉपी जलाई गई। अचानक माहौल बनाया गया। रामचरितमानस में जो है वो पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। इसके पहले आपको बार बार बताया है मुसलमान खतरे में है, इसका नैरेटिव सेट किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है कि कैसे देखो मुसलमानों को वहां उत्तराखंड के अंदर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। रेलवे की जमीन है लेकिन हटाया क्यों जा रहा है? फिर देश की संस्थाओं पर सवाल, जुडिशरी पर, पत्रकार पर, चुनाव आयोग पर, सब पर सवाल खड़े कर दो। यह पूरा एक नैरेटिव चल रहा है इस देश के अंदर, और यह बकायदा ऐसा लगता है जैसे सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्स हर बार मिसिंग होते हैं, हर बार। लेकिन पूरा इकोसिस्टम जोर शोर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगता है, हो गया, देखो ऐसा हो गया, और माहौल बनाने का पूरा प्रयास होता है। अब आज ही देख लीजिए कैसे 2 नए प्रयास हुए। रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की, और इसमें एक नाम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर का है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद हो गया। विपक्ष की कई पार्टियां इस पर ऐतराज जता रही हैं। उनका ऐतराज क्या है और कितना वाजिब है वो बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा जो लोग जस्टिस नजीर को नहीं जानते उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जस्टिस नजीर कौन है, जिन्हें राज्यपाल बनाया गया है। ये रिटायर हो चुके हैं। 17 फरवरी 2017 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और वहां पर इन्होंने कई अहम फैसले दिए, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। 4 जनवरी 2023 ये रिटायर हो गए, और 12 फरवरी को 2023 ये राज्यपाल बनते हैं। तो ये जस्टिस नजीर है, और इसके पहले इनका लंबा अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है बतौर जज। रिटायर्ड जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा-भूषण हरिचंदन की जगह लेंगे। बिस्वा-भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया। अब पूरा माहौल यह बना कि अरे देखिए ये जज न थे, और उसके बाद देखिए कैसे कैसे फैसले सुनाए, और अब इनको राज्यपाल बना दिया गया। समझ गए क्या सेटिंग? ये माहौल बना दिया गया कि जैसे कुछ सेटिंग गेटिंग रही हो। अब इसके फैक्ट्स पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर करीब 6 साल के लंबे वक्त तक जब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और उस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले सुनाए जिसके बारे में बिना जाने आप समझ नहीं पाएंगे कि माहौल कैसे बनाया जा रहा है, उनके बारे में बताता हूं। साल 2019 में अयोध्या भूमि विवाद में फैसला आया, जिसके बाद ही राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। उसमें उस फैसले को सुनाने वालों में जस्टिस नजीर भी थे।
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया था। उस फैसले को सुनाने वाले जज जस्टिस नजीर भी थे। साल 2017 में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह फैसला सुनाया। साल 2023 में अभी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही जब ठहराया गया तो उसमें भी जस्टिस नजीर थे। यानी इन फैसलों को गिनाकर यह बताया जा रहा है कि देखिए देखिए कैसे कैसे फैसले सुनाए थे और अब बन गए गवर्नर। 65 साल के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर के शुरुआती जीवन के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। उसके बाद आऊंगा कि विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, क्योंकि इनका जीवन बड़ा संघर्षों भरा रहा और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लोग किस तरह से 2 मिनट में डिफेम कर देते हैं। जस्टिस नजीर कर्नाटक से आते हैं। जब वो काफी छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जिससे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। वो अपने परिवार से पहले शख्स थे जो वकालत की ओर बढ़े। बेंगलुरु से लॉ की पढ़ाई करने के बाद जब वो बेंगलुरु आए तो शुरुआत में अंग्रेजी भाषा को लेकर उन्हें दिक्कत होती थी। जस्टिस नजीर ने वकालत में अपनी शुरुआती दिनों की तुलना डक सिंड्रोम से की है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी बत्तख की तरह दिख रहा था जो आसानी से पानी में तैरता दिखता है, लेकिन पानी के अंदर बहुत तेजी से हाथ पैर मारता है ताकि डूबे नहीं, पानी में तैरता रहे। जस्टिस नजीर के शुरुआती संघर्ष को याद करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि यंग एज में नजीर को अपना घर चलाने के लिए अपने अंकल के फार्म हाउस पर काम करना पड़ा। अपने परिवार का सहारा बनने के लिए वो मछलियां पकड़ते। ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको पता चले कि जो आदमी इतना संघर्ष करके यहां तक पहुंचा, उसको 2 मिनट में लोगों ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। विपक्षी पार्टियां जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाए जाने का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले से न्यायपालिका की आजादी खतरे में है या खतरे में आ जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा। इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के 2 महीने में ही सुप्रीम कोर्ट के जज को गवर्नर बना दिया। बीजेपी को परवाह नहीं, लेकिन आप माय लॉर्ड इसे स्वीकार करने के लिए कितने बेशर्म। कम से कम माय लॉर्ड ने गाली तो नहीं थी संसद में खड़े होकर। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद ए रहीम ने जस्टिस अब्दुल नजीर की राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति को भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा बता दिया। अभी इन सब का जो काम है उसमें मैं आपको अभी पूरा सब बताऊंगा, फैक्ट भी रखूंगा, हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। कांग्रेस के नेता हैं राशिद अलवी। उन्होंने तो इशारों में यहां तक कह दिया कि राम मंदिर के फैसले की वजह से ही जस्टिस नजीर को राज्यपाल का पद मिला। एक बार उनको सुन लीजिए। देखिए, जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। जस्टिस गगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जस्टिस गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं बड़ा शक हो जाता है जब आप किसी जज को राज्यपाल बना दें इस तरीके से। अभी जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ये शक इस शब्द का इस्तेमाल भी करने की वजह रखते हैं। हालांकि विपक्ष के हमले का जवाब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। किरण रिजिजू ने ट्वीट किया कि राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा गिरोह जोरों पर है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब वे भारत को अपनी निजी जागीर जैसा नहीं चला सकते। अब भारत को संविधान के प्रावधानों और लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर के जिन फैसलों की बात कर विपक्ष माहौल बना रहा है कि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए जिसका उन्हें इनाम मिल रहा है सो कॉल्ड, विपक्ष शायद यह भूल गया कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर के जिन फैसलों की बात की जा रही है वो सिंगल बेंच के फैसले नहीं थे। जैसे अगर आप देखें, जिनका जिक्र किया जा रहा है कि राम मंदिर पे फैसला दिया, यह 5 जज की बेंच ने फैसला दिया था। 5 जज की बेंच थी और उन 5 जजों में एक जज थे जस्टिस नजीर और एक मत से फैसला आया था। सारे
जजेस ने जो है एक राय दी थी इस पर, एक मत से फैसला। ऐसा नहीं था कि जस्टिस नजीर ने जो है वो कह दिया इसलिए हो गया। 5 जज की बेंच थी। तो क्या अपनी मर्जी से जस्टिस नजीर ने सबसे कह दिया कि सुनो हम कह रहे हैं ना, तुम दे दो सबको, मुझे राज्यपाल बनना है? क्या माहौल बनाते हो बॉस? कम से कम सच तो बोलो, फैक्ट तो रखो। इसी तरह से जो नोटबंदी पर फैसला आया, जो अभी हाल में आया, वो 5 जज की बेंच थी। वो भी 5 जज की बेंच थी और उसमें 4-1 से फैसला आया। यानी जस्टिस नजीर के अलावा वहां पर 3 और जज थे जिन्होंने उसके पक्ष में फैसला दिया। तो क्या जस्टिस नजीर ने उन तीनों को भी कह दिया था कि दोस्त मुझे ना राज्यपाल बनना है इसलिए ऐसा फैसला दे दो? क्या बात करते हो? और जो ट्रिपल तलाक पर फैसला आया, वो ट्रिपल तलाक पर जो फैसला आया वो भी 5 जज की बेंच थी और उसमें 3-2 से फैसला आया। और जस्टिस नजीर किस तरफ खड़े थे आपको पता है? जस्टिस नजीर ने ट्रिपल तलाक पर कहा था कि कोर्ट पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में ऐसा लगता है कि फैक्ट्स पर बात ही बंद हो गई है। इस देश के नेता क्या फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे? जस्टिस नजीर के राज्यपाल के तौर पर हुई नियुक्ति पर सवाल उठाते वक्त ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो जैसे पहली बार या सिर्फ मोदी सरकार में ही किसी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद दे दिया गया। पाठशाला में हम देश हित में हमेशा फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, इसलिए आज भी इस नैरेटिव का सच जानने के लिए 2 बातें समझना जरूरी है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है और क्या ऐसा नियमों की अनदेखी करके हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद किसी जज के संवैधानिक पद पर बैठना किसी नियम के खिलाफ नहीं है बॉस। ऐसा पहले भी होता रहा है। हालांकि कई बार यह बहस उठी है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए कानून बना दिया जाए या फिर एक कूलिंग पीरियड रखा जाए कि इतने दिन तो कम से कम आप जब रिटायर हो गए उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, किसी सरकारी संस्था में कोई पोस्ट नहीं लेंगे। इसको कूलिंग पीरियड कहते हैं, कूलिंग ऑफ। इस मुद्दे पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्णन का क्या बयान है आपको पता है? पूर्व सीजेआई कह चुके हैं कि कोई समय सीमा नहीं लगाई जा सकती क्योंकि देश में कई ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जहां पद खाली हैं। अगर समय सीमा लगा दी जाएगी तो ऐसे पदों को भरना मुश्किल हो जाएगा। इससे लोगों को यह भी मैसेज जाएगा कि शायद जजों के फैसले के पीछे कोई दबाव या गठबंधन या दोस्ती होती है, इसलिए तो उनसे कूलिंग पीरियड की बात हो रही है। भाई जब आप ये मानते हो कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जजों की नियुक्ति जज ही कर रहे हैं, सरकार का दखल नहीं है, फिर कूलिंग पीरियड किस बात की? कूलिंग पीरियड रखने का मतलब है कि आप मानते हो कोई सेटिंग गेटिंग है। पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन ने जस्टिस नजीर की राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति को लेकर कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा कभी कभार होता ही है, अगर यह लगातार होने लगे तब कुछ सवाल उठ सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद कुछ वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के जज किसी पद को ग्रहण ना करें, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है बॉस। आपको यह फैक्ट भी जान लेना चाहिए। साल 2014 में इस संबंध में एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की बेंच ने कहा था कि अदालत कूलिंग ऑफ पीरियड की ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, साल 1958 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जजों के रिटायर होने के बाद सरकारी पद लेने पर रोक की सिफारिश की थी 1958 में। लेकिन जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो 70 साल से 50-60 साल राज करने के बाद इस सिफारिश को कभी लागू नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू नहीं किया, लेकिन आज कह रहे हैं ओहो कितनी बड़ी बात हो गई। और अभी हिस्ट्री का चैप्टर खोलूंगा तब पता चलेगा कि ये लोग क्या करते थे। संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पद लेने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जजों को राष्ट्रपति, राज्यपाल या सांसद बनने से रोकने वाला कोई रूल नहीं है। तो पहला फैक्ट तो यह है कि जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाते वक्त किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। नियमों के हिसाब से देखें तो जस्टिस नजीर की नियुक्ति में कुछ गलत नहीं है। और साथ ही जो आज छाती पीट रहे हैं उन्होंने खुद मौका रहते ऐसा न हो इसके लिए कभी कोई नियम क्यों नहीं बनाया अगर इतनी चिंता थी? अच्छा, नियम तो नहीं ही बनाया, लेकिन अपने राज्य में कांग्रेस ने क्या क्या किया सुनेंगे तो बॉस कान से धुआं फेंक देगा कि बॉस गजब ही है। ये लोग सवाल भी कैसे पूछ सकते हैं? जो कांग्रेस आज मोदी सरकार और जजों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, उसके वक्त में क्या होता था सुनिए जरा। साल 1952
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फजल अली को रिटायरमेंट के कुछ ही वक्त बाद ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। ये 1952 में कर चुके बॉस, 2023 में खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं जैसे आज पहली बार हुआ। जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हो रहा है ये। साल 1958 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी चागला ने अमेरिका में भारत के राजदूत का पद संभालने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 1967 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोका सुब्बा राव ने अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। और ये लोग आते हैं बोलने ऐसे जैसे अभी अभी देश में जुडिशरी का हनन कर लिया गया, जुडिशरी को कैप्चर कर लिया गया। कहां 50s और 60s की बात बता रहा हूं, क्या क्या हुआ। अच्छा, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत हुआ, लेकिन उस जमाने से हो रहा है ये बता रहा हूं। ये ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, कांग्रेस का, कि राज्यसभा में भेजा, फिर हाईकोर्ट के जज बन गए, फिर वहां से रिटायर हुए तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, फिर वहां से चुनाव लड़ने के लिए हट गए। और ये लोग कह रहे हैं कि कैसे बना दिया जस्टिस नजीर को। हम आपको 80 के दशक के 2 नाम चीफ जस्टिस के बयानों के बारे में बताना चाहते हैं, नामी चीफ जस्टिस के, जो उन्होंने जजों और उससे जुड़ी राजनीति के बारे में उन्होंने बयान दिया था। देश के सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले चीफ जस्टिस वाईबी चंद्रचूड़ ने एक बार कहा था कि कुछ जज पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन देख रहे हैं और इसी विचार के साथ अपने जजमेंट भी लिख रहे हैं। इसी तरह 1986 से 1989 तक सीजेआई रहे आरएस पाठक ने कहा था कि वो जज जिनका कार्यकाल छोटा होता है वो अपनी कार्यशैली में ज्यादा प्रो गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई उपयुक्त पद की चाह रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे जज ऐसे हैं, और अगर ऐसी प्रक्रिया चल रही है तो इस पर कुछ कार्रवाई तो हो, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां से तो अलग ही दिशा में गया। इसी तरह से जब जस्टिस गोगोई जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक विपक्ष को बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे पहले से कोई सेटिंग गेटिंग रही हो। और इसीलिए लोगों को कई बार लगता कि यह बार बार प्रयास हो रहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ जाए। इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर दो, जुडिशरी पे कर दो, पत्रकारों पे कर दो, जिस पर मन आए अपने मन मुताबिक कर दो, ताकि लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठे और भारत में हालात खराब हो जाए। 2024 के लिए माहौल बनाने की ही बात कर रहा हूं तो आज की दूसरी खबर भी आपको दिखाता हूं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद का 34वां आम अधिवेशन हुआ। इस दौरान जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कुछ अलग ही इतिहास बता दिया। जमीयत उलमाए हिंद के इस अधिवेशन को सर्वधर्म सम्मेलन बनाने की कोशिश की गई थी। मुसलमानों के साथ हर धर्म के धर्मगुरु आमंत्रित किए गए। इसी दौरान मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि ओम और अल्लाह एक है और इस्लाम का जन्म भारत में ही हुआ। अरशद मदनी ने कहा कि हिंदू मनु को मानते हैं और हम आदम को मानते हैं। इन दोनों को ही अल्लाह ने उतारा था। जब शिव नहीं थे, राम नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, तो उस वक्त मनु किसकी इबादत करते थे? एक बार सुन लीजिए इनको। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे करा। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाला, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। वो बात क्या थी? कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे और मेरी पत्नी हमवती के मालिक पालनहार, हमसे गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ ओम, ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम, एक अल्लाह की इबादत करते थे।
ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। मौलाना अरशद मदनी ने इस्लाम को सनातन जितना पुराना बता दिया। इस बयान का विरोध खुद मुस्लिम समुदाय से शुरू हो गया। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि अरशद मदनी का बयान इतिहास के तथ्यों के खिलाफ है। उनका बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मजाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज्म, जैनिज्म और आर्यन यहाँ के कदीम मजाहिब हैं और इस्लाम बहुत बाद में आया। मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ओम और अल्लाह ये दोनों एक हैं, ये भी बात गलत है। और मौलाना मदनी जो एक साथ में जोड़ करके बात कर रहे हैं, ये सरासर हकीकत के खिलाफ है और गलत बात कर रहे हैं। अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा, एक बार उसको भी सुन लीजिए। वहां पर जिस ढंग से माहौल क्रिएट किया गया, वो माहौल बिगाड़ने का क्रिएट किया गया। और ये 5-7 साल से ये कट्टरता समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म ओम और शिव और सनातन से पहले है, ये इनको 10 पुस्त अपने जाके देखे न कि इनके पुस्त में कौन लोग पहले सनातनी ही थे, हिंदू धर्म में ही थे। कुछ लोगों का ये फैशन है कि सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी करो। अब जो लोग सद्भाव का चोला पहन करके और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो एक्सपोज होते हैं बार बार, क्योंकि इसके लिए किसी सद्भाव के झोले की जरूरत नहीं है। ये इस देश का जो डीएनए है, इस देश का जो संकल्प है, जो संस्कार है, वो सहिष्णुता का है, सौहार्द का है और सेकुलरिज्म का है। और उसके लिए इस तरह के सद्भाव के जो सम्मेलन के नाम पर जो है वो दुर्भाव का जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश होती है, वो नुकसान पहुंचाने के संकल्प के साथ होती है, वो कभी सफल नहीं होती है। जब मौलाना अरशद मदनी ओम और अल्लाह पर बात कर रहे थे, इस्लाम को सनातन जितना पुराना बता रहे थे, उसी दौरान जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि भी वहां मौजूद थे। लोकेश मुनि ने अरशद मदनी के बयान का विरोध किया और मंच से बताया कि अरशद मदनी ने जो बोला है वो गलत है। लोकेश मुनि ने अपना विरोध दर्ज कराया और मंच छोड़कर चले गए। आज जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। तो ये फिर से ओम अल्लाह ये सब शुरू हो गया। कभी मुसलमान खतरे में हैं, कभी सिर्फ मुसलमान के घर तोड़े जा रहे हैं, उसकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कभी ये कहा जाता है कि सीए एनआरसी लाकर मुसलमान को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, वगैरह वगैरह। ये बार बार हो रहा है। और ये जो अलग अलग नैरेटिव सेट होते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह से इंटरनेशनल टूल किट एक्टिव हुई थी, जिसके बारे में अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने खुलासा किया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर चुके पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट माइक बेंज ने इसके बारे में अभी हाल में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध के बाद भी सरकार के अंदर कुछ लोग, कुछ सोशल मीडिया कंपनियां,
थिंक टैंक और स्टेट डिपार्टमेंट ये साबित करने में लगी थी कि चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का नतीजा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन में अमेरिका और ब्रिटेन के पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक और सरकार से जुड़े लोग शामिल थे। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को रोक नहीं पाए और यह बात पीएम मोदी के बयान से भी पता चलती है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि वो जनता के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं, जनता के भरोसे को हासिल करने के लिए जीवन खपाया है, तब यहां पहुंचे। लेकिन अमेरिका के लोग भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंटरनेशनल साजिशें हुई और आज भी जिस तरह से बिना फैक्ट की बातें रखी जाती हैं, उससे यही लगता है कि प्रयास उसी दिशा में। लेकिन पाठशाला में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्लान की जिसके तहत वो भारत की इकोनॉमी को अचानक 4th गियर में डाल रहे हैं और नतीजा ये आने वाला है कि जिस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी साइकिल बनी हुई है, उस वक्त मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाने पर तुले हैं। आज इसी का चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके गंवाने वालों में से नहीं है और उन्होंने बीते 8-9 साल में भारत के लिए जो सपने बोए थे, अब उन सपनों के हकीकत की फसल बनकर लहलहाने के दिन आए। आपको हमने पाठशाला में दिखाया था कि कैसे बीते हफ्ते पीएम मोदी यूपी में करीब 33 लाख करोड़ का निवेश लाने पर काम कर रहे हैं और आज बात भारत की अर्थव्यवस्था को उड़ान देने वाली एक और कोशिश की। एक समय था जब भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का विजन अब हकीकत का रूप ले रहा है और इसे दुनिया देख रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह एयर शो 17 फरवरी तक चलेगा। एयर शो के दौरान मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के तहत स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एयर शो के साथ ही बेंगलुरु में डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव और सीओ राउंड टेबल का भी आयोजन किया जा रहा है। एयर शो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एयर शो नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री आज आत्मनिर्भर भारत का जिक्र दोबारा कर रहे थे, या हमेशा की तरह कर रहे थे। बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस पर एरो इंडिया 2023 का आयोजन हो रहा है और यहां जो हो रहा है वो कैसे इंडिया के लिए बहुत खास है, ये आपको बताऊं उससे पहले आपको इस शो की कुछ झलक दिखा देता हूं। एयर शो में सबसे पहले फाइटर जेट सुखोई 30 MKI ने अपना कमाल दिखाया। सुखोई के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। तेजस लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट और सूर्य किरण विमानों की टीम ने आसमान में एक्रोबेटिक कमाल किए। सूर्य किरण विमानों की टीम ने तो आसमान में दिल और तीर बना दिया। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। C-17 Globemaster is a massive long-haul aircraft that has been tackling distances and oversized loads. Right now, from the left, that is number 6, our very own Cupid, drawing an arrow through the heart. And there it is, a beautiful Surya Kiran heart dedicated to Aero India 2023. वैलेंटाइन डे के पहले भारतीय विमान आसमान में दिल और दिल में तीर भी बना दिए। एशिया के सबसे बड़े शो की भव्यता का अंदाजा लगाना हो तो कुछ आंकड़े आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कैसे इंडिया के लिए कमाल करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कमाल करेगा। इसको जरा सुनिए। जिस एरो इंडिया 2023 की बात कर रहा हूं,
उसके कुछ आंकड़े सुनिए कि कितना भव्य ये आयोजन है। इसमें 98 देश शामिल हुए हैं बॉस, 98 देश, और 32 देश के रक्षा मंत्री आए हुए हैं वहां पर। आप इसका अंदाजा लगाइए कि कितना मैसिव आयोजन है। 32 देशों के रक्षा मंत्री वहां मौजूद हैं, 29 देश के एयरफोर्स के चीफ वहां मौजूद हैं, 29 देश के 809 डिफेंस कंपनियां वहां मौजूद हैं, और इसमें से भी 809 में 100 कंपनी जो है वो भारत की है। 100 कंपनी भारत की। सोचिए, जो बड़ी कंपनियां एरो इंडिया शो में शामिल हो रही हैं उनके नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की ताकत आज की डेट में क्या है और कैसे दुनिया भारत में बैठी है देखने के लिए कि यहां क्या हो रहा है। HAL जो भारत की कंपनी है वो तो यहां है ही। इसके अलावा एयरबस, ये यूरोप की कंपनी है, उसके लोग पहुंचे हुए हैं यहां पर। बोइंग नहीं सुनते हैं, वो बोइंग अमेरिकी कंपनी है, उसके लोग यहां पहुंचे हुए हैं। डसॉ एविएशन, वो फ्रांस वाली राफेल वाली कंपनी, वो भी आई हुई है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है, फाइटर जेट्स बनाती है, वो पहुंची हुई है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये पहुंची हुई है। ब्रह्मोस एयर स्पेस जो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है वो भी है। रॉल्स रॉयस ब्रिटेन की, वो पहुंची है। लार्सन एंड टर्बो, ये पहुंची हुई है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त एरो इंडिया 2023 में पूरी दुनिया भारत को डिफेंस सेक्टर के हब के रूप में देख रही है। एरो शो के दौरान भारत और विदेशी कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के करीब 251 MOU साइन होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो शो में इंडिया पवेलियन का दौरा भी किया। इंडिया पवेलियन में 115 कंपनियों के 227 प्रोडक्ट्स को दिखाया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से तैयार लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस को भी दिखाया जा रहा है। इंडिया पवेलियन में भारतीय डिफेंस कंपनियों के बनाए लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर है, दूसरे रक्षा उपकरण दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा DRDO के पवेलियन मंडप में डिफेंस के 12 अलग अलग सेक्टर में काम आने वाले 330 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की नुमाइश हो रही है। इनमें लड़ाकू विमान और UAV शामिल है। आकाश, अस्त्र, QR सैम, हेलिना, नाग और प्रलय जैसी मिसाइलें भी यहां दिखाई जा रही हैं। कई ऐसे हथियार और उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे जो अभी टेस्ट फेज में। एरो इंडिया शो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई था तो वो था HAL का फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की मिसाल है। और इसमें देखिए आपको पीछे कौन दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं। इस ट्रेनर जेट को बनाने के लिए भगवान हनुमान से प्रेरणा ली गई है। गदा लिए हनुमान जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? HAL के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम है HLFT-42 और इस एयरक्राफ्ट की टेल पर हनुमान भगवान की इमेज है। अपनी खासियतों की वजह से यह एयरक्राफ्ट इतना चर्चा में नहीं आया जितना हनुमान जी की इमेज की वजह से चर्चा में आया हुआ है। पिछले काफी समय से स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी को देखते हुए HAL ने HLFT-42 का निर्माण किया। HLFT-42 नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक ट्रेनर है जो आधुनिक लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। यह वॉर रेडी होगा, यानी इससे ट्रेनिंग के दौरान पायलट को यह लगेगा कि वो वास्तविक उड़ान भर रहा जैसे युद्ध में, और इससे ट्रेनिंग रियल और आसान होगी। एयरक्राफ्ट की टेल पर हनुमान जी की इमेज क्यों लगाई गई, इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आपको सुनवाता हूं। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। मैंने किसी और को भी ये बोला, जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, जिस तरह का हमारा इंडस्ट्री का रिस्पांस है, जिस तरह सर्विसेज का रिस्पांस है, मेनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। तो जो 20 साल पुरानी इंडस्ट्री थी और जो 20 साल आगे रहेगी, उसमें आपको ब्लैक और वाइट का फर्क दिखेगा। स्टॉर्म इज डेफिनेटली कमिंग, बट अ स्टॉर्म इज कमिंग एवरीवेयर। दिस इज आवर स्टॉर्म। नाउ आवर स्टॉर्म इज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लेगेसी दैट वी हैव कैरिड। HF-24 मारुत जो HAL ने डिजाइन किया था, उसकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग है डिजाइन सेंटर में। मारुत मीनिंग विंड या स्पिरिट ऑफ विंड मीनिंग पवन, और पवन पुत्र इज साक्षात आपके सामने। दिस इज
what inspires our designers, our pilots, everybody. Pavan Putra is a symbol of strength, courage, everything that we need at this moment. एयर डिफेंस सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का तेजस MK2 फाइटर जेट दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में शामिल है। तेजस MK2 की तुलना अमेरिका के F-35 और रूस के Su-75 से भी की जा सकती है। जिस तेजस की बात कर रहा हूं, तेजस MK2 पांचवी पीढ़ी का यानी 5th जनरेशन का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे DRDO तैयार कर रहा है। LCA Mark II फाइटर जेट 2 सीटर है, यानी इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। अधिकतम रफ्तार 2385 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। यह दुनिया के मौजूदा फाइटर जेट्स की स्पीड को टक्कर देगा। फ्लाइट रेंज 2500 किलोमीटर की होगी। यह अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन के हथियार भी लेकर उड़ सकता है। इसके बारे में और सुनिए। अभी देखें तो हमारे पास जो एडवांस जो फाइटर एयरक्राफ्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी तेजस Mark II. Mark II इज हैविंग ऑल दिस इज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसकी खासियत ये है कि ये जो F-35 और जो हम बात करें Sukhoi 75, इसके कंपैरिजन में आप इसको देख सकती हैं। द फीचर्स विच आर देयर लाइक उससे यदि आप कंपेयर करें F-35 से, तो कॉस्ट वाइज इज रफली हाफ। दूसरी बात यदि आप ये देखें कि ये 2 सीटर, मतलब इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, जबकि उसमें एक ही बैठ सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम लाइक दिस इज इंडिजिनस, अबाउट 90% components they are indigenous in this Mark II. Even Mark I is already inducted, but Mark II we are working on. यानी भारत में बना, आधी कीमत पे बना, और आप कहिए इसकी खूबियों में बड़े बड़े फाइटर जेट्स को टक्कर देने वाला। तेजस फाइटर जेट की खासियतों की वजह से दुनिया के कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि 2021 में मलेशिया ने तेजस विमानों में दिलचस्पी दिखाई थी। मलेशिया की एयरफोर्स ने 18 फाइटर जेट्स के लिए अनुरोध किया था, जिसका जवाब HAL ने दिया था। तेजस फाइटर जेट्स से मलेशिया अपने पुराने MiG-29 विमानों को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, मिस्र है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस ने भी तेजस जेट में दिलचस्पी दिखाई। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 17 फरवरी तक चलेगा और इसमें भारत की बढ़ती ताकत दुनिया देखेगी। इस बढ़ती ताकत का अगला चैप्टर कल खोलूंगा, और साथ ही कैसे अमेरिका और रूस में होड़ लगी है भारत के साथ डील करने की, उसके बारे में भी आपको कल बताऊंगा इसी के चैप्टर 2 में। लेकिन आज आपको एक और चैप्टर दिखाना चाहता हूं कि भारत की लॉटरी कैसे लग गई है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, 36 लाख करोड़ की लॉटरी लगी है इंडिया की। ऐसे वक्त में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, कैसे भारत की 36 लाख करोड़ की लॉटरी लगी, और 30 साल से छुपी और दबी इस लॉटरी को कैसे पीएम मोदी ने ढूंढ निकाला, अब इसका चैप्टर। एक पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और देता भी है तो उसी को देता है जो उसके लिए भरपूर मेहनत करता दिखता है और डिजर्विंग होता है। आज की डेट में यह कहावत भारत पर सटीक बैठती है, क्योंकि भारत की 36 लाख करोड़ की लॉटरी लगी है, और ये लॉटरी लगी है व्हाइट गोल्ड मिलने से। अब कहेंगे बॉस ये व्हाइट गोल्ड क्या है? अभी तक तो सोना जो हम सुनते थे वो पीले रंग का होता था, चमकता था, ये सफेद सोना कहां से आ गया बॉस? तो जिस व्हाइट गोल्ड की बात कर रहा हूं, ये व्हाइट गोल्ड जो है यही हमारी लॉटरी है जो लगी है। और इसका मतलब क्या होता है? ये व्हाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम को। अब आप कहेंगे बॉस ये लिथियम क्या भला है? वो समझाना मेरी कला है। भारत में पहली बार व्हाइट गोल्ड नाम से मशहूर लिथियम आयन का भंडार मिला है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मिल गया तो ये लॉटरी लगने जैसा कैसा है? बॉस आज आप इसकी डिटेल सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि कैसे इंडिया की लॉटरी लगी। दरअसल अब तक लिथियम भारत को चीन और दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब भारत को इतना लिथियम मिल गया है कि शायद किसी की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि हम दूसरे को देंगे कि लो हमारे यहां से ले जाओ। जो लोग ये नहीं जानते कि लिथियम आयन चीज क्या है, बला क्या है, पहले उन्हें बता दूं कि लिथियम एक चांदी जैसी सफेदी वाला केमिकल मेटल है जो बहुत ही हल्का होता है, बहुत हल्का, और चूंकि चमकीला होता है, सफेद जैसा दिखता है, इसलिए व्हाइट गोल्ड कहते हैं।
पिछले कुछ सालों में लिथियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैटरीज बनाने में होता है। आपकी जो मोबाइल में बैटरी लगती है वो इसी लिथियम की बनी होती है। और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लिथियम आयन किस तरह काम कर रहा है, अगर आपको थोड़ी सी एक लिस्ट बताता हूं तो आपका इंटरेस्ट जागेगा कि बॉस ये क्या चीज है। आपके मोबाइल में लिथियम का इस्तेमाल होता है, आपके लैपटॉप में लिथियम का इस्तेमाल होता है, आप जो टैबलेट देखते हैं उसमें इस्तेमाल होता है लिथियम का, जितना ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करते हैं सारे में ज्यादातर में लिथियम इस्तेमाल होता है। बैटरी से चलने वाले खिलौने हो गए, कैमरा हो गया, टू व्हीलर हो गया, कार हो गई जो बैटरी से चल रही है, सीसीटीवी जिसमें आप लगाए हुए हैं घर में, सब जगह लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। और इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है। ये तो आपसे जुड़ी हुई जो रोजमर्रा की चीजें वो बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके दाम क्या होंगे ये तय होने में भी बड़ी भूमिका लिथियम की ही होती है। अब स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है और यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ी हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको वो जगह दिखा देता हूं जहां से लिथियम का ये भंडार मिला है, एक बार देखिए और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे 30 साल पहले ये लॉटरी लग गई होती, लेकिन एक नरेंद्र मोदी लगा इस लॉटरी को भी ढूंढ कर निकालने में। ये वो जगह है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, ये है सलाल। और ये जगह कहां है? ये है जम्मू कश्मीर के मैप में आपको दिख रहा है। जम्मू के पास एक जिला है रियासी, इसके पास चिनाब नदी के पास एक जगह है सलाल, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में आता है। रियासी से 10 किलोमीटर दूर है कटरा, वैष्णो देवी जाते हैं ना कटरा, कटरा से 35 किलोमीटर दूर है, जम्मू से 77 किलोमीटर दूर है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी है, तो लॉटरी भी लगी है तो ऐसी जगह जहां पहुंचने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो लोकेशन तो अपने मन के हिसाब से मिल गया। अब यह भंडार कितना बड़ा है, क्योंकि यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। यह खनिज से ज्यादा एक बहुमूल्य खजाना है। भाई आप खुद सोचिए ना, जिसका नाम ही व्हाइट गोल्ड रखा है, कुछ तो कमाल की बात होगी तभी ना गोल्ड कह रहे हैं। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, 59 लाख टन। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो यह करीब 36,34,400 करोड़ रुपए का लिथियम का भंडार है। सोचिए पिछले 30 साल से अपने ही देश में इतना कीमती खजाना दबा हुआ था, पड़ा हुआ था और सरकारों को पता था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर भी आऊंगा कि कैसे सरकारों को पता था लेकिन सब सोए रहे और अब वाले जागे तो देश की किस्मत जाग गई। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं। दुनिया में अभी लिथियम आयन का बाजार करीब करीब 57-58 हजार करोड़ रुपए का है। यानी भारत पूरी दुनिया के लिए लिथियम किंग बन गया। भाई हमारे पास 36 लाख करोड़ का है, देते जाओ, सब लेते जाओ, कोई कमी नहीं है, पैसा आएगा धक धक। अकेला दुनिया के देशों को लिथियम की सप्लाई कर सकता है भारत। अभी तक भारत 100% लिथियम बाहर से मंगाता था, क्योंकि अपने पास था ही नहीं, मतलब था लेकिन हमें पता नहीं था। और इसमें दो तरह का लिथियम होता है, पहला लिथियम जिसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं और दूसरा लिथियम आयन जिसका बैटरी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस्तेमाल होता है। भारत करीब 70% लिथियम चीन से मंगाता है और करीब 73% लिथियम आयन जो है, लिथियम आयन वो चीन और हांगकांग से मंगाता है। लेकिन माइनिंग से फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद चीन से ये डील खत्म हो सकती है। चीन को फिर कहेंगे रखो अपना, नहीं चाहिए। इसलिए लिथियम के सबसे बड़े भंडार की बात करूं, आज की डेट में जब तक ये भारत में नहीं मिला है, लिथियम का भंडार ये दुनिया में कहां कहां है सुनिए। भारत तो अभी तक जीरो था, लेकिन अचानक देखिए कैसे लॉटरी लगी। सबसे ज्यादा जो है वो कहा जाता है कि चिली में है और यहां पर करीब करीब 92 लाख टन लिथियम मौजूद है। इसके बाद आप देखिए कैसे नंबर लगता है, अचानक से भारत जो है वो 59 लाख टन पर आ जाता है, 59 लाख टन। इस इतना रिजर्व मिलने के बाद अगर अभी एक दो प्रोसेस और बचा हो, उसके बाद ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कितना है। अभी बताया जा रहा है कि इतना है। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना मिलता है? 57 लाख टन, वहां पर इतना रिजर्व है। और फिर है चीन, जिसके पास 15 लाख टन है, लेकिन वो दुनिया को दे रहा है। सोचिए हमारे पास अगर इतना कंफर्म हो गया पूरा तो 59 लाख टन होगा, मतलब चीन का 4 गुना। अभी तो इसके पास 15 लाख टन है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया अपना दोस्त है, उसके पास इतना है, तो चीन से क्यों मंगा रहे हैं? भाई दूरी भी है ना,
क्योंकि अभी देखिएगा लिथियम सप्लाई करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया 52% कर रहा है, चिली 25% कर रहा है, चीन 13% कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ता है, तो इसलिए चीन से मंगाना पड़ता है। अब सब अपना मिल गया तो किसी से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। मांग बढ़ने वाली है जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। साल 2000 से 2015 के बीच यानी 15 साल में लिथियम की डिमांड कितनी बढ़ी आपको पता है? 30 गुना बढ़ गई 2000 से लेकर 2015 के बीच में। फिर 2015 के मुकाबले 2025 तक इसकी डिमांड 1000 गुना बढ़ जाएगी, यह कहा जा रहा है। इसमें लिथियम की कीमत का बढ़ना भी तय है। 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी, तो 2035 तक सोचिए क्या होगा। चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों को बनाने का टारगेट तय किया है। इसके अलावा दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% तो चीन में होता है। यानी इस वक्त लिथियम बैटरी पर चीन का कब्जा है। इस भंडार के मिलने की वजह से चीन का सारा गणित गड़बड़ा सकता है और भारत और चमक सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का टारगेट है कि 2030 तक भारत में 30% कारें इलेक्ट्रिक हों। इसके अलावा 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाए। अब तक लिथियम आयन बैटरी के लिए भारत चीन पर निर्भर था, लेकिन अब अपने पास इतना भंडार होगा कि चीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भारत खुद का स्वदेशी तकनीक से तैयार होने वाला स्मार्टफोन लाने वाला है। मैंने आपको बताया था कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बना ही लिया है भारोस। अपनी बैटरी बनाएंगे, अपना मोबाइल बनाएंगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे और चीन को कहेंगे बाय दोस्त, उधर ही रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है, सटो मत हमसे। हैरानी तो आपको इस बात को जानकर होगी कि लिथियम का यह खजाना पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में दबा हुआ है और किसी भी सरकार ने इसे निकालने की कोशिश नहीं की। आपको डबल झटका तब लगेगा जब आपको यह पता चलेगा कि सरकारों को यह पता भी था कि यहां पर यह है, फिर भी किसी ने यह प्रयास नहीं किया। इस बात की जानकारी जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से होता है। साल 1995, 96 और 96, 97 में जीएसआई ने खनन मंत्रालय को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट का टाइटल था फाइनल रिपोर्ट ऑन रीजनल जियोकेमिकल सर्वे फॉर बेस मेटल्स एंड लिथियम इन सलाल एरिया, उसी सलाल एरिया में जहां पर यह मिला है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू के पास सलार एरिया में बड़ी मात्रा में लिथियम भंडार के साक्ष्य मिले हैं। यह रिपोर्ट 1992 से चल रही रिसर्च के आधार पर तैयार की गई थी। तभी पता चल गया था कि इस हिस्से में हाई वैल्यूज ऑफ लिथियम मिल सकता है, लेकिन तब से अब तक यह रिपोर्ट सरकारी फाइलों में धूल खाती रही। सोचिए 97, 96 में पता चल गया कि इतना सफेद सोना अपने पास पड़ा हुआ है और लोग सोए रहे। सोना तो छोड़िए, लोगों ने अपना सोना जारी रखा, नींद मार के सो गए। मोदी सरकार ने इस खजाने को ढूंढ निकाला और अब इस पर काम शुरू किया जाए। आप सोचिए इन 30 सालों में सरकारों की लापरवाही से देश का कितना नुकसान हो गया। जम्मू कश्मीर के लोगों का रोजगार कितना चला गया। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता था, लिथियम खरीदने का खर्चा बच सकता था। हर साल भारत करीब 8,500 करोड़ का लिथियम खरीदता है। इससे अंदाजा लगाइए कि इस दौरान भारत का कितना पैसा बच जाता। लेकिन लोग सोए हुए थे। अब एक आदमी आया है, जगा रहा है, तो लॉटरी लग रही है। खैर, अब बात करता हूं जरा वैलेंटाइन डे की। पाठशाला में अब वक्त के साथ रिश्तों में बदलते रूल्स का चैप्टर, जिसमें लोग शादी तो कर रहे हैं लेकिन शादी के बाद भी अपने अपने घरों में रह रहे हैं। वीकेंड मैरिज चल रही है और कैसे किराए के बॉयफ्रेंड भी मिल रहे हैं, उसके बारे में बताता हूं। भारत में हिंदू संस्कृति में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। लोग बड़ी खुशी खुशी इस बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ लोगों की सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है। इन दिनों जापान में वीकेंड मैरिज का चलन जोर पकड़ रहा है। ये लोग एक दूसरे से सिर्फ वीकेंड पर ही मिलते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, सिर्फ वीकेंड में मिलते हैं, भावनाएं साझा करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। इसे सेपरेशन मैरिज भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि जापान में शादी करने का ट्रेंड क्यों बदल रहा है, उन्हें वीकेंड मैरिज क्यों पसंद आ रही है। इसकी वजह आपको बताता हूं। दरअसल पुराने दौर से तुलना करें तो हाल के सालों में दुनिया भर में तलाक लेने वालों के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। अमेरिका की लॉ फर्म विल्किंसन एंड फ्रिंगबिनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तलाक की 5 बड़ी वजहों में कमिटमेंट की कमी, बेवफाई, कम उम्र में शादी, आर्थिक समस्या और अत्यधिक बहस शामिल है। अब जब शादी के बाद कपल्स एक छत के नीचे रहेंगे तो न बहस का चांस होगा, न ही कमिटमेंट की कमी की शिकायत होगी, तो सब अपना अलग अलग रह रहे हैं, वीकेंड में मिल रहे हैं, हो गई शादी। अगर किसी रिश्ते में भी नहीं बनना है लेकिन वैलेंटाइन डे मनाना भी है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना भी है, तो इसका भी इंतजाम चल रहा है आजकल।
कुछ रुपए खर्च किराए पर बॉयफ्रेंड ले आइए। ये ट्रेंड बहुत अब भारत में भी शुरू हो चुका है। 2018 में ऐप लॉन्च हुआ RABF यानी रेंट अ बॉयफ्रेंड। यह ऐप लॉन्च होते ही सुर्खियों में आ गया। इस ऐप पर लड़कियां बॉयफ्रेंड बुक कर सकती हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद फोन पर लड़कों की प्रोफाइल डिस्प्ले होने लगती है। अगर कोई लड़का पसंद आता है तो उसके बाद फिक्स मीटिंग का ऑप्शन खुलता है, पेमेंट करनी होती है, साथ ही अपना नाम, ईमेल आईडी, जन्म की तारीख, शहर और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाइए और बॉयफ्रेंड बुक हो जाता है। भारत में तो किराए पर बॉयफ्रेंड का ट्रेंड 2018 में आया। जापान और चीन जैसे देशों में इसका चलन बहुत पहले से है। शो में घंटी बज गई, कई लोगों के दिमाग की घंटी बजी होगी कि क्या ही रिश्ते चल रहे हैं, किराए का बॉयफ्रेंड, वीकेंड वाला पति पत्नी। कि तो अपने यहाँ ही हिसाब ठीक है भैया, 7 जन्म का रिश्ता चलता है, साथ ना चले, कम से कम 7 तो चले। आप और हम भी साथ साथ चलेंगे। कल फिर मिलेंगे 8:50 पर। नमस्कार।